हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में जानते हैं, यानी नर जनन तंत्र के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है नर जनन तंत्र, उसके बारे में हम क्या करते हैं जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक के पहले जो भी आप पढ़े हो रिप्रोडक्शन क्या होता है वो आप लोगों को क्लियर रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू इनमें क्या होते हैं, दो प्रकार के जननांग होते हैं। नर में दो प्रकार के जननांग होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो होगा प्राथमिक, दूसरा क्या होगा सहायक। कौन सा होगा? प्राथमिक या प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग। दूसरा होगा बाबू द्वितीयक जननांग, द्वितीयक या सहायक जननांग। द्वितीयक या सहायक जननांग, यानी इसको कहते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसको क्या कहते हैं बाबू? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बाबू, उसके बारे में जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बाबू? वृषण होता है। क्या होता है? वृषण। वृषण क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी आप बोल सकते हो क्या होता है? प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है बाबू? प्राथमिक जननांग होता है। और बाकी इनके अलावा सब क्या होती हैं? सब बाकी इनके अलावा क्या होते हैं? बाकी सब क्या होते हैं? सहायक या द्वितीयक जननांग होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए वृषणकोश, वृषणकोश, वृषणकोश जहाँ पे वृषण उपस्थित होता है, वृषणकोश हो गया। अधिवृषण हो गया, अधिवृषण। शुक्रवाहिनियां हो गई, शुक्रवाहिनी। मूत्रमार्ग तथा शिश्न, मूत्रमार्ग तथा शिश्न। मूत्रमार्ग तथा शिश्न। और क्या हो सकता है बाबू? और सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां हो सकती हैं, सहायक ग्रंथियां हो सकती हैं। सहायक ग्रंथियां क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां बाबू तीन प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन? सहायक ग्रंथियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? तीन प्रकार की। पहला आप बोल सकते हो बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथ, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। दूसरा शुक्राशय, शुक्राशय। और तीसरा आप क्या बोल सकते हो? पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि।
पुरस्ती ग्रंथि। तो ये क्या हो गए, प्राथमिक जननांग कौन होता है, वृषण होता है। तो प्राथमिक जननांग कौन है, वृषण है। वृषण में क्या होता है बाबू, वृषणों में क्या होता है, शुक्राणु जनन होगा। वृषण में क्या होगा आपके, शुक्राणु जनन होगा। वृषण में क्या होगा, शुक्राणु जनन होगा। आई होप ये क्लियर होगा। वृषण में क्या होगा, ये बाबू ब्लैक करो, सॉरी। क्या होगा, वृषण। यार वृषण, वृषण क्या होता है, प्राथमिक जननांग होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे शुक्राणु जनन होगा। क्या होगा, शुक्राणु जनन होगा। जनन कहाँ पे होगा, शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु जनन वृषण में होगा। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। स्टार्ट हो गया, हाँ। आइए वृषण कोश की संरचना एवं कार्य के बारे में जानते हैं। तो वृषण कोश की संरचना का मतलब होता है बाबू, वृषण कोश बना कैसा होता है या किन मांसपेशियों से बना होता है। तो वृषण कोश मुख्यतः दो मांसपेशियों का बना होता है बाबू। किन किन का, तो आप बोल सकते हो क्रीमैस्टर पेशी, और आप क्या बोल सकते हो बाबू, क्रीमैस्टर पेशी और डार्टोस पेशी का। किसका बना होता है, तो वृषण कोश क्रीमैस्टर पेशी और डार्टोस पेशी का बना होता है। ये कहाँ होता है, तो ये उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है। कहाँ, उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर क्यों उपस्थित होता है, मुख्यतः स्तनियों में क्या होता है, उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है। तो आइए लिखते हैं, वृषण मानव में, नर में वृषण मुख्यतः दो प्रकार की पेशियों से बना होता है। दो प्रकार की पेशियों से बना होता है, बना होता है। और वो कौन कौन सी पेशियां होती है बाबू, बोल सकते हो आप, क्रीमैस्टर पेशी, क्रीमैस्टर पेशी, और दूसरा आप बोल सकते हो डार्टोस पेशी, डार्टोस पेशी। इसका बना होता है बाबू, नर में दो मुख्यतः दो प्रकार की पेशियों का, कौन कौन सी, क्रीमैस्टर पेशी और डार्टोस पेशी का। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, यह पतली व मुलायम स्किन्स का बना होता है। स्किन की जगह आप त्वचा भी कर सकते हो। त्वचा का बना होता है जिस पर छोटे छोटे रोम, यानी आप बोल सकते हो क्या होते हैं बाबू, बाल उगे होते हैं। क्या उगे हुए हैं बाबू, तो आप बोल सकते हो बाल उगे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं, वृषण कोश का उदर गुहा के बाहर क्यों उपस्थित होता है, ये उदर गुहा के बाहर ही क्यों होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो ये बाबू उदर गुहा के बाहर उपस्थित है, कहाँ होते हैं, तो यह उदर गुहा
बाहर स्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं या स्थिर होते हैं? उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। आगे स्थित, बाहर स्थित होते हैं। क्यों? क्वेश्चन आता है बाबू कि क्यों बाहर स्थित होते हैं? बाहर स्थित है, क्यों बाहर स्थित है? बाहर स्थित है तो क्यों बाहर स्थित है? क्योंकि बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए वृषण कोश का तापमान वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होते हैं बाबू? आई होप आपको समझ में आया होगा कि शरीर के बाहर ही क्यों उपस्थित होते हैं। तो शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होते हैं? क्यों? क्योंकि बाबू वृषण का तापमान क्या होना चाहिए? शुक्राणु जनन के लिए शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वृषण का, किसका? वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी आप बोल सकते हो अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो किस बॉडी का, किसका? तो टीएसटी यानी स्क्रूटल सेक का क्या हो जाएगा? स्क्रूटल सेक का लगभग आप बोल सकते हो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या करवाना है बाबू? क्या करवाना है? शुक्राणु जनन करवाना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो क्या होता है बाबू? शरीर के बाहर होता है। और ये डार्टूस पेशी और क्रीमेस्टर पेशियां क्यों लगी हुई होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। डार्टूस पेशी और बाबू कौन? क्रीमेस्टर पेशी। तो देखो बाबू, वृषण कोश का आकार या वृषण कोश का आकार मत लिखो, वृषण कोश सर्दी के समय शरीर के पास तथा गर्मी में शरीर के दूर हो रहता, शरीर से दूर है बाबू, दूर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बाबू इसको क्या करना है? टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्यों रहता है? क्योंकि इसको क्या करना है? टेम्परेचर मेंटेन करना है। किसका टेम्परेचर मेंटेन करना है? तो बाबू वृषण कोश का टेम्परेचर क्या करना है? मेंटेन करना है। आइए आगे देखते हैं बाबू, वृषण के बारे में जानते हैं। क्या होता है वृषण, उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है वृषण की संरचना, उसके बारे में देखते हैं। तो वृषण की संरचना क्या होती है बाबू? ये रही वृषण की संरचना। और आइए देखते हैं वृषण का बाबू डेफिनेशन, या वृषण की संरचना के बारे में कैसे आप लिख सकते हो। तो क्या होती है बाबू? वृषण कोश में उपस्थित एक जोड़ा, कितना होता है बाबू? एक जोड़ा, 1 पेयर होती है, यानी एक जोड़ा वृषण कोश में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है बाबू?
वृषण कोश में उपस्थित होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई क्या होता है बाबू? 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर तथा 10 से 15 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है बाबू? तो ये होता है लगभग 10 से 15 ग्राम का होता है। कहाँ उपस्थित होता है? तो बाबू वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश में उपस्थित होता है, जिसकी चौड़ाई क्या बोल सकते हो? जिनकी चौड़ाई क्या होती है बाबू? जिनकी चौड़ाई बोल दो 2 से 3 सेंटीमीटर, लंबाई बोल दो कितना सेंटीमीटर? 4 से 5 सेंटीमीटर। मान लो ये वृषण, मान लो हम बना रहे हैं, ये क्या बाबू? वृषण है। क्या वृषण? तो इसकी लंबाई, ये वाली लेंथ की बात करिए, लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। और ये विड्थ की बात हो रही है, यानी चौड़ाई की बात की जा रही है, तो चौड़ाई क्या होता है? लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है बाबू? चौड़ा होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं कि बाबू ये वृषण कोश क्या? वृषण कोश है बाबू। वृषण कोश के अंदर उपस्थित क्या होता है? वृषण उपस्थित होता है। वृषण में क्या होते हैं बाबू? वृषण में लगभग एक वृषण में लगभग 250 से 300 पालियां होती हैं, जिसमें से एक पाली में, जिसमें से नहीं आप बोल सकते हो, यानी आप बोल दो बाबू 250 पालियां होती हैं। आप ये बोल सकते हो कितने पालियां होती हैं? तो 250 पालियां होती हैं। प्रत्येक पालियों में लगभग प्रत्येक पालियों में लगभग 1 से 3 शुक्रजन नलिका उपस्थित होती है। जिनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जिनमें क्या होती हैं बाबू? जिनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये देखते हैं एपिडिडाइमिस की संरचना, यानी आप बोल सकते हो अधिवृषण की संरचना। तो ये बाबू क्या होती है? अधिवृषण की संरचना के बारे में जानते हैं। ये कहाँ से निकली होती है? ये मान लो क्या बाबू वृषण है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये वृषण से निकली हुई होती है। ये इसको आप क्या बोल सकते हो? ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये क्या बोल सकते हो आप? ये कहाँ से निकली हुई है? ये अधिवृषण से निकली हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बाबू, इनको हम बोलते हैं अधिवृषण। आई होप ये समझ में आया होगा। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अधिवृषण बोलते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो ये लगभग
6 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। क्या होती हैं? होती हैं। कितना सेंटीमीटर लंबी है बाबू? तो 6 सेंटीमीटर लंबी है। 6 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। 6 सेंटीमीटर लंबी होती हैं जो ऋषण से निकलती हैं। जो कहाँ से निकलती है? विषण से निकलती है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो आप बोल सकते हो फर्स्ट वन इज, पहला बोल सकते हो बाबू आप, दूसरा बोल सकते हो और तीसरा बोल सकते हो। तो पहला क्या बोल सकते हो बाबू? हेड, यानी हेड को बोल सकते हो आप। सीड्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बाबू? सीड्स। दूसरा बोल सकते हो बाबू काय, और तीसरा क्या बोल सकते हो बाबू? पूंछ। सीड्स, काय और पूंछ। सीड्स, काय और पूंछ। कार्य क्या होता है? तो बाबू इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। कार्य क्या होता है बाबू? फंक्शन क्या होता है इसका? तो ये क्या करती है बाबू? यह शुक्राणु का परिपक्वन कराती है। किसका परिपक्वन कराती है? तो शुक्राणु का परिपक्वन कराती है। इसका परिपक्वन करा रही है, शुक्राणु का परिपक्वन कराती है, जिसमें परिपक्वन कराती है या जो कराती है, जो अंडाणु को निषेचित करने योग्य तैयार करती है। इसमें लगभग शुक्राणु 1 महीने तक एकत्रित रह सकता है। परंतु बाद में शुक्राणु का विघटन होने लगता है। क्या होने लगता है? तो बाबू शुक्राणु का विघटन होने लगता